हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे इस समय इतिहास, और इतिहास की शुरुआत हम बिल्कुल प्रारंभ से कर रहे हैं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो लगभग सभी परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और इतिहास की शुरुआत हम बिल्कुल प्रारंभ से कर रहे हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं इतिहास या इतिहास शुरुआत से जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़कर जो अच्छे अंक लाना चाहते हैं वो शुरू से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इतिहास शब्द जो हम यूज कर रहे हैं, ये शब्द हमें कहां से मिला है या इसका क्या अर्थ है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के तीन शब्द इति, हा और आस से हुआ है, जिसमें इति का अर्थ है ऐसा ही और हा का अर्थ है निश्चित रूप से, आस का अर्थ है हुआ था या था अकेले भी कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिसका अर्थ है ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था या ऐसा ही निश्चित रूप से था। मतलब जो कभी जैसे रूप में रहा होगा या वास्तव में जैसा कुछ था, वही सारी घटनाएं संग्रहित कर दी गई हैं इतिहास के रूप में। अर्थात मानव जीवन के अतीत काल में निश्चित रूप से घटी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान ही इतिहास है। जो पहले कभी घटित हुआ था, उन्हीं घटनाओं को हम क्रमबद्ध तरीके से अगर एकत्र करते हैं, लिखते हैं, तो यह कहलाता है इतिहास लेखन या इतिहास। अंग्रेजी में हम हिस्ट्री शब्द यूज करते हैं इसके लिए, और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई। इस शब्द का प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। यही वह विश्व के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव डाली। अतः इन्हें इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है। इंग्लिश में द फादर ऑफ हिस्ट्री कह सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि इतिहास का जनक कौन है? यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इतिहास को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। पहले इतिहास कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन आपने मीन्स हेरोडोटस ने, इतिहास के जनक इसीलिए कहे जाते हैं, इन्होंने इतिहास को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। अब हम देखते हैं भारतीय इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया। चूंकि हम भारत का इतिहास पढ़ने चल रहे हैं, हम भारत देश में रहते हैं, तो हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, और भारत के इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया ताकि हम इसे आसानी से समझ पाएं। अब तीन जो इसके भाग हैं वो कौन कौन से हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत हम देखेंगे मीन्स भारत का प्राचीन इतिहास और भारत का मध्यकालीन इतिहास, भारत का आधुनिक काल जो रहा है, उस समय जो घटनाएं घटी होंगी उनसे संबंधित जानकारी। तो हम प्राचीन भारत पहले पढ़ते हैं, और प्राचीन भारत के अंतर्गत हम देख रहे हैं काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल में। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी प्राप्त करें। प्रागैतिहासिक काल, यह काल मानव सभ्यता का आरंभिक काल माना जाता है। मानव सभ्यता का जब आरंभ हुआ होगा, उस समय को प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। यह वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। उस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो लिखित सामग्री कहां से मिल पाएगी? तो कोई लिखित सामग्री इसकी नहीं है। और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था। मानव अपने जीवन के बारे में यह नहीं जानता था कि हमें कैसे रहना चाहिए। जैसे आज के समय में लोग कपड़े पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए और बहुत सारे रहन सहन के तौर तरीके सीख चुके हैं,
उस समय का मानव इतना जानकार नहीं था, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था। मीन्स उसको कोई सभ्यता नहीं थी, जानकारी नहीं थी। ऐसे समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस आरंभिक काल का इतिहास पुरातात्विक साधनों से ही प्राप्त होता है। चूंकि कोई लिखित साक्ष्य है नहीं, तो हम कैसे जानकारी इसकी प्राप्त करेंगे? इसकी जानकारी पुरातात्विक साधनों से ही होती है। अब पुरातात्विक साधन मीन्स उत्खनन करके जो हमें चीजें मिलती हैं जमीन के अंदर से, उस समय की जो सामग्री मिल रही है, उसी सामग्री से ही हम जानकारी लगा पाएंगे कि उस समय लोगों का रहन सहन कैसा रहा होगा, या उस समय लोग किस प्रकार का व्यवहार करते रहे होंगे। इस काल की कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं, चूंकि लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। मानव जाति के इस काल के इतिहास का अध्ययन करने हेतु उपलब्ध सामग्री के अनुसार 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया। अब सामग्री जो हमें मिली वो कुछ पुरानी मिली, कुछ उसके बाद की मिली, कुछ और नए समय की मिली। मीन्स उन सामग्रियों में भी देखने में कुछ अंतर था, तो उनमें जो अंतर था उसके आधार पर उनको 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल मीन्स पाषाण काल। अब पाषाण काल को स्टोन एज जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टोन एज को ही 3 भागों में विभाजित किया गया। क्योंकि सामग्रियां जो मिल रही थी हमें, जिनके आधार पर इतिहास का लेखन किया गया, उस सामग्री के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के पहले है पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल मीन्स सबसे पहले का पाषाण काल का जो प्रारंभिक समय था, उस समय का। अब इतिहास की जो शुरुआत हो रही है, इसके बारे में अभी कोई सही ढंग की जानकारी नहीं हो पाई है इसके कालक्रम के बारे में। लेकिन जो यहां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक, कहीं कहीं पुस्तकों में आपको 5 लाख वर्षों पहले या 50,000 वर्षों पहले इस तरह का दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब सारे इतिहासकारों का इस कालक्रम के बारे में अभी एक मत नहीं है, इसलिए किसी ने कुछ थोड़ा बहुत अंतर करके बताया। लेकिन ये जो काल का डिवीजन जो हुआ है, ये सिर्फ हमें समझने के लिए हुआ है कि हम इसको लगभग इस तरह से समझ सकते हैं कि इतने समय तक ये रहा होगा, और उसके बाद के समय इतने समय तक मध्यकाल, फिर उसके बाद नवपाषाण काल। ये अपने समझने के लिए ऐसा डिवीजन किया गया। तो फिर भी जो पुस्तकों में अधिकांश रूप से मिलते हैं, वो यहां पर आपको दर्शाया गया है। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक के समय को कहा गया, और 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के समय को मध्य पाषाण काल, और 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व को नव पाषाण काल कहा गया। तो चलिए हम देखते हैं, पहले पूरा पाषाण काल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा मीन्स प्राचीन और पाषाण मीन्स पत्थर, काल मीन्स समय। यह समय बहुत पुराना समय है, और वो भी पाषाण काल में पुराना समय। पाषाण काल का ये पुराना समय है, तो प्राचीन पाषाण काल मीन्स प्राचीन प्रस्तर युग कह सकते हैं, या पत्थर का काल कह सकते हैं। तो पाषाण काल इसलिए कहा गया कि उस समय जो भी चीजें थी मानव के आसपास, जो उपयोग की चीजें थी, वो ज्यादातर पत्थर की ही चीजें थी। पत्थर का ही उपयोग मानव किया करता था, पत्थर की ही गुफाओं में, पहाड़ों में रहा करता था, और पत्थरों से ही अपना जंगली जानवरों का शिकार करना आदि बहुत सारे काम पत्थरों से वो किया करता था। इसलिए पाषाण का ज्यादा उपयोग होने के कारण उस काल को पाषाण काल कहा गया। तो चलिए पाषाण काल के हम प्रारंभिक समय को समझते हैं। यह अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक, जिसे इंग्लिश में हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। पैलियस का अर्थ होता है प्राचीन, और लिथियस का अर्थ होता है, लिथॉस का अर्थ होता है पाषाण। पाषाण मीन्स पत्थर, तो प्राचीन पत्थर, तो वही है पत्थरों का प्राचीन काल। प्राचीन
काल के पत्थर के बारे में पढ़ते हैं। जो प्राचीन काल में हमें पत्थरों के औजार मिले उनसे संबंधित जानकारी हमें इस काल के अंतर्गत मिलेगी और इस काल का डिवीजन भी उन्हीं के आधार पर किया गया है। इस काल के मानव का जो जीवन यापन था वो शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित था। मतलब मनुष्य दिन भर कोई काम नहीं उसके पास था, वो सिर्फ क्या करता था, शिकार की तलाश में दिन भर लगा रहता था। और क्या करता था, खाद्य संग्राहक काल इसलिए कहा जा रहा है कि खाद्य संग्रह करता था। अब खाद्य संग्रह करता था तो इस काल को भी देखिए, शिकार करना मीन्स आखेट करना और खाद्य संग्रह करना मीन्स खाने की तलाश में घूमता टहलता रहता था, फल फूल कहीं से एकत्र कर लेता था, जो पौधों से पेड़ों से जो उसे मिलता था, जो खाने लायक उसे लगता था, जिसको उसने टेस्ट कर लिया था और लगता था कि इसे खाया जा सकता है, ऐसे फलों को या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों को या जंगली जानवरों को शिकार करके उसे भोजन के रूप में अपनाता था। इसलिए उस समय काल को आखेटक और खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। तो यह भी आपको जानना है कि ये जो पैलेलिथिक एज है, इस एज को आखेटक और संग्राहक काल भी कहा गया। लेकिन क्यों कहा गया इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि लोग सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर थे, शिकार पर और खाद्य संग्रह करके ही अपना जीवन बिताते थे। उस समय के जो औजार थे, हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि उपकरणों से पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। उस समय के मानव के अस्तित्व का प्रमाण तत्कालीन प्रयुक्त पत्थर के औजारों में प्राप्त होता है। तो देखिए, जो उस समय औजार, जिस तरह के औजार उस समय उपयोग में लाए जाते थे, उसी के आधार पर उस समय को समझा गया। आग का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। आग का आविष्कार जरूर हुआ था, लेकिन मानव आग का उपयोग करना नहीं जानता था। अपने दैनिक जीवन में हम किस तरह से आग का उपयोग करें या आग उसके लिए क्या उपयोगी, किस प्रकार से उपयोगी था, यह नहीं जानता था। आग का आविष्कार जरूर हो गया था, लेकिन आग का उपयोग करना मनुष्य नहीं जानता था। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। अब इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया। चलिए देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलेलिथिक एज। निम्न पूरा पाषाण काल को हिम युग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पाषाण काल का जो समय रहा है वो काफी लंबा रहा है, इसलिए इसे समझने में सुविधाजनक बनाने के लिए कि आसानी से इसे समझा जा सके, इसे भी अब 3 भागों में विभाजित किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो चलिए देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल को हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ से ढका था। शुरुआत में पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ से ढका था। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। इसी काल को चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो औजार थे वो एक तरफ धारदार वाले थे, जो एक तरफ थोड़ा सा चपटे और एक तरफ ऊंचे मोटे हुआ करते थे। तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, अगर परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे निम्न पूरा पाषाण काल या लोअर पैलेलिथिक एज से। डीएन वाडिया ने सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में इस संस्कृति के उपकरण सोहन नदी घाटी, जो पंजाब में स्थित है, पंजाब कहां, पाकिस्तान का हिस्सा, से प्राप्त किया। तो सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में इस संस्कृति का जो उपकरण मिला है वो सोहन नदी घाटी से मिला है। यही कारण है कि इस संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन संस्कृति के नाम से भी यह काल जाना जाता है और हस्त कुठार काल भी इसे कहा जाता है। क्यों यह हस्त कुठार संस्कृति भी कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो पुराना हमें जो हस्त कुठार मिला है वो इसी काल में मिला है। कहां मिला? सोहन घाटी। देखिए आप, ये रेड उसमें लाइन में आपको दिखाया गया, यहां देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है कि भारत में सबसे पुराना जो हस्त कुठार जो हमें मिला है, हस्त कुठार मीन्स हाथ से उपयोग में लाई जाने वाली कुल्हाड़ी, हैंड एक्स इंग्लिश में, सोहन घाटी से प्राप्त होता है। अतः इसे हस्त कुठार संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका नाम
क्या हो गया? हस्त कुठार संस्कृति और सोहन नदी घाटी संस्कृति या सोहन संस्कृति। आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट किया गया है। लोहदा नाला बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पशु की जो हड्डी से बनी मूर्ति थी वो कहां से प्राप्त हुई। सबसे पहले तो लोहदा नाला से हमें प्राप्त हुई, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में जो है। हथनौरा मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। हाथी का जो सबसे पुराना जीवाश्म मिला वो कहां से मिला? हथनौरा, जो कहां है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अब दूसरा जो काल है पुरा पाषाण काल का, वो मध्य पुरा पाषाण काल है, मिडिल पैलेलिथिक एज। मध्य पुरा पाषाण काल या मध्य पुरा पाषाण युग के जो औजार हैं वो मुख्यतः सल्क फ्लेक के होते थे। अतः इस संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा गया या फ्लेक संस्कृति भी कहा गया। एच डी सांकालिया के अनुसार नेवासा गोदावरी नदी के किनारे जो है इस संस्कृति का प्रारूप स्थल था। यह काल नियांडरथल मानव का था। मोस्तारी संस्कृति के नाम से भी इस काल को जाना जाता है या मोस्तारी संस्कृति से भी यह काल संबंधित है। आगे देखते हैं, थर्ड है उच्च पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो तीसरा भाग है उसे हम कहते हैं उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। इस काल में हिमयुग अपने अंतिम चरण में था। तो हिमयुग जो शुरुआत में जो हिमयुग जो आपने हिमयुग के बारे में पढ़ा वो निम्न पुरा पाषाण काल में उस समय अधिकांश भाग जो है बर्फ से ढका हुआ था, यहां आप देख रहे हैं। लेकिन मध्य पुरा पाषाण काल में पहले की अपेक्षा कुछ कम हो गया, अर्थात कुछ गर्मी जो है आई। और थर्ड जो आप स्टेज देख रहे हैं उच्च पुरा पाषाण काल के रूप में जो आप देख रहे हैं, इस समय क्या हुआ? हिमयुग अपने अंतिम चरण में था, हिमयुग लगभग समाप्ति की ओर था तथा आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। अब होमोसेपियंस प्रकार के जो मानव हैं, इनको ये जो नाम आप देख रहे हैं इनको ज्ञानी मानव भी कहा जाता है। तो होमोसेपियंस का उदय कब हुआ? उच्च पुरा पाषाण काल में। इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिली हैं। तो अब देखिए, ये जो आपको उच्च पुरा पाषाण काल के मानव किस प्रकार से रहते थे गुफाओं में, इसका जो साक्ष्य मिला है वो भीमबेटका से मिला है, जिनमें विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। भीमबेटका से जो हमें गुफा मिली है, उस गुफा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उच्च पुरा पाषाण काल से ही संबंधित चित्रकारी की गई है, इसके अतिरिक्त भी अन्य कालों की भी चित्रकारी की गई है। इसका मतलब अन्य काल के लोगों ने भी उसका उपयोग किया होगा। तो भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में बीएस वाकणकर जी ने की थी। उच्च पुरा पाषाण काल में अस्थि उपकरणों का प्रयोग महत्वपूर्ण था। मीन्स अस्थि उपकरण ज्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। मनुष्य जो है पत्थर के उपकरण के साथ अस्थि का उपकरण भी उपयोग में लाता था। अस्थि मीन्स हड्डियों का, जानवरों की जो हड्डी थी उनको जो है अपना औजार उनसे बना लिया था। अब आप देख रहे हैं मध्य पाषाण काल। आपने देखा पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आपने 3 पार्ट पढ़ा, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब आप दूसरा देख रहे हैं पार्ट मध्य पाषाण काल। मीन्स पूरा पाषाण काल के बाद दूसरा पार्ट है पाषाण काल का मध्य पाषाण काल। इसका जो समय विभाजन किया गया, काल विभाजन, वो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, मेसोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। तो आप मेसोलिथिक एज का मतलब समझेंगे मध्य पाषाण काल। अब इस समय के औजार थोड़ा पहले की अपेक्षा कुछ उनमें डिफरेंस रहा होगा। चलिए देखिए, उत्तर पाषाण काल के नाम से भी ज्ञात यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्यवर्ती। अब देखिए, पूरा पाषाण काल के बारे में आपने पढ़ा और आप आगे पढ़ेंगे नव पाषाण काल, उन दोनों के बीच में यह समय है मध्य पाषाण काल। तो इसे उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है और यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है, जिसे संक्रांति काल भी कहा जाता है। इस काल में
प्रयोग किए जाने वाले औजार अत्यधिक लघु आकार के थे। तो अब आप समझ रहे होंगे, पूरा पाषाण काल में जो औजार यूज किए जाते थे वो मोटे, आपने चित्र देखा था ऊपर, थोड़ा सा बड़े आकार के जो औजार थे वो उपयोग में लाए जाते थे। उस समय लोगों को छोटे आकार के औजार बनाना नहीं आता था या इसका उपयोग करना नहीं आता था। पत्थर को जैसा वो उन्हें मिल जाता था टुकड़ा, ऐसे ही बड़े टुकड़े या छोटे टुकड़े जो भी मिल जाता था उसका उपयोग किया करते थे। लेकिन इस समय मध्य पाषाण काल तक उनके औजार छोटे हो गए थे, अर्थात थोड़ा बहुत औजार बनाने के बारे में उनको जानकारी हुई। तो इस काल के प्रयोग किए जाने वाले जो औजार थे वो अत्यधिक लघु आकार के होते थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म या छोटा, तो माइक्रोलिथ मीन्स सूक्ष्म सूचीकाष्म कहा जाता है। सूक्ष्म पत्थरों के औजार उपयोग में लाए जाने वाला काल। इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। खाद्य वस्तुएं बटोरने का काम उस समय भी होता था, खाद्य संग्राहक काल इसीलिए कहा गया है। और इस काल में भी ये अपना वो काम जो करते थे मध्य पाषाण काल में भी करते रहे कि खाद्य संग्रह का काम करते रहे, लेकिन इस समय इन्होंने क्या किया, मछली पकड़ना और जो खाद्य संग्रह का काम था उसको भी किया करते थे अपने पेट को पालने के लिए, अर्थात अपने भरण पोषण के लिए। लेकिन इस काल के अंत तक थोड़ा सा परिवर्तन यह हुआ कि इन्होंने समझा कि हम जिन पशुओं का शिकार करते हैं जंगल में जाकर, अगर उनमें से कुछ पशुओं को हम पाल लें तब तो हमारे पास हर समय भोजन रहेगा। इनके दिमाग में यह बात आई होगी कि हम पशुओं का जो शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं उनमें से जो पशु ऐसे हों जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचाते हों, उनमें से कुछ पशुओं को क्यों न पाल लिया जाए, तो हमारे पास भोजन हर समय रहेगा। जब हम चाहेंगे तब भोजन के रूप में उनको खा सकते हैं, या उनके द्वारा जो हमें चीजें मिलेंगी, जैसे दूध मिल सकता है तो दूध और मांस या जो भी मिलेगा उनसे, उसका उपयोग हम बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो इन्होंने ये सोचा कि जिनकी तलाश हम जंगल में जाकर करते हैं दूर दूर तक, क्यों ना इनको पाला जाए। अर्थात अंतिम समय में, इस युग के अंतिम चरण में लोग क्या करने लगे, पशुपालन की ओर आकृष्ट होने लगे थे। अब यहां यही परिवर्तन हुआ इस काल में। आपने जो देखा मध्य पाषाण काल में अंतर क्या हो गया, पहले लोग जो थे अपने भरण पोषण के लिए सिर्फ शिकार पर ही आश्रित थे, जंगली जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते थे और संग्रह करते थे जंगल से कुछ चीजें, या जंगली जानवरों को ही समझ लीजिए, जिनसे अपना भरण पोषण किया करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल के अंतिम समय तक उनके दिमाग में ये जो बात आई कि क्यों ना हम कुछ जानवरों को पालें जिनसे हमारा भरण पोषण आसानी से हो सके और जरूरत पड़ने पर भोजन हमारे पास हर समय उपलब्ध रहे। इसलिए इन्होंने पशुपालन, इनके दिमाग में पशुपालन को इन्होंने अपनाना शुरू किया। तो पशुपालन की ओर आकृष्ट हुए कब, मध्य पाषाण काल में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रमुख मध्य पाषाण कालीन या मध्यकालीन जो उपकरण हैं वो है एक धर फलक, एक तरफ थोड़ा धारदार बना हुआ, वेधनी, अर्धचंद्राकार समलंब इत्यादि प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं जहां से इनके बारे में अवशेष मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर जो राजस्थान में स्थित है, सांभर झील निक्षेप ये भी राजस्थान में है, और महदहा उत्तर प्रदेश में है, वीरभानपुर बंगाल, और मध्य प्रदेश से भीमबेटका, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश से। इन स्थलों से इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई या इस काल से संबंधित औजार मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पार्ट है नवपाषाण काल। पाषाण काल का ये तीसरा भाग है, नवपाषाण काल, जिसका जो समय है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक निश्चित किया गया है। इसे इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहते हैं। नियो मीन्स नया, अपने दिमाग में रखिए,
और नियोलिथिक मीन्स, लिथिक मीन्स आपने देखा अभी, लिथॉस मीन्स पाषाण, तो नियोलिथिक एज मीन्स नवपाषाण एज मीन्स युग या काल। इस काल में पॉलिशदार पाषाण औजारों का उपयोग होने लगा था। अब थोड़ा सा ये परिवर्तन हुआ इस काल में। पहले जो औजार थे आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में जो औजार उपयोग में लाए जाते थे वो मोटे और भौंडे थे, जिनका कोई आकार नहीं होता था, जैसे मिल जाता था वैसे ही पत्थरों को जो समझ लेते थे थोड़ा नुकीला उकीला हो उसी को औजार के रूप में यूज करने लगते थे, थोड़ा बड़े आकार के थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आपने देखा कि उनका आकार छोटा हो गया और छोटे छोटे पत्थरों के बढ़िया बढ़िया औजार बनाए गए। लेकिन नव पाषाण काल में आप देख रहे हैं कि इस काल में जो पाषाण के जो औजार थे अर्थात जो पत्थर के औजार थे वो पालिशदार थे, मीन्स थोड़ा सा उन्नत थे, पहले की अपेक्षा अच्छे औजार थे। नवपाषाण काल के प्रथम पाषाण उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में 1860 ईस्वी में लेमसुरियर ने प्राप्त किया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि टोंस नदी घाटी से 1860 ईस्वी में लेमसुरियर ने सबसे पहले इसके साक्ष्य प्राप्त किए। नवपाषाण काल के जो प्रथम पाषाण उपकरण मिला है उन्हें कहां से मिला है? टोंस नदी घाटी से। इसके पश्चात कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र से और कश्मीर, सिंध प्रांत, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व असम आदि नवपाषाण कालीन सभ्यता के मुख्य स्थल प्रकाश में है। मतलब इन सब स्थलों से नवपाषाण काल के उपकरण मिले हैं या नवपाषाण काल में उपयोग में लाई जाने वाली चीजें मिली हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे, क्योंकि खेती की शुरुआत जो है वो इसी काल से हुई। पशुपालन तो हो गया था मध्य पाषाण काल में, लेकिन शुरुआत जो खेती की हुई वो नवपाषाण काल से हुई। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे, ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है। वह मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहा करते थे। देखिए अब उस समय क्या हुआ, मध्य पाषाण काल तक लोग जो है खाद्य संग्रह करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, और जब भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वहीं रहते थे, कोई उनका निश्चित घर नहीं था। जो भी गुफा वगैरह मिल जाती थी अपना इधर उधर रात काट लेते थे, फिर अपना काम करते रहते थे। जिस क्षेत्र में उनके भोजन की कमी हो जाती थी, उनको नहीं मिलता था कि अब यहाँ जो है जिन पशुओं को हम मारकर खाते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो क्या कर जाते थे, आगे की ओर बढ़ जाते थे। इस तरह से उनका घूमने का ही समय रहता था, घुमक्कड़ थे, घूम घूम कर अपने भोजन के लिए तलाश किया करते थे और उसी के लिए वो भ्रमण करते थे और हमेशा ऐसे ही समय बिताया करते थे। लेकिन जब ये नवपाषाण युग की बात आती है तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, खेती की शुरुआत हुई। अब खेती की जब शुरुआत करनी है तो आदमी कहीं कुछ बोएगा तो उसे वहां रहना पड़ेगा ना, फिर बोएगा तो फसल तुरंत तो मिलेगी नहीं, कुछ समय बाद मिलेगी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ज्यादातर रहना कहां शुरू किया, पहले तो जंगलों में ही रहा करते थे, गुफाओं में अपना समय काट लिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब इन्हें खेती की जरूरत पड़ी तो पानी की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये अधिकांश रूप से फिर नदियों के आसपास या जहां पानी उपलब्ध था वहां इन्होंने रहना प्रारंभ किया और वहां खेती की शुरुआत की। और खेती की शुरुआत जब की तो घर भी इनको अब रहना पड़ेगा वहां, तो थोड़ा घर के बारे में इन्होंने सोचा और सरकंडों से, मिट्टी से या लकड़ी से इन्होंने क्या किया, घर बनाया। लेकिन घर किस प्रकार के थे, गोलाकार या आयताकार घरों में ये रहा करते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले लोग गेहूं, जौ तथा रुई उपजाते थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। मतलब अब इतना ये जो है समझदार हो गए थे कि ये खेती भी करने लगे थे और एक जगह परिवार के रूप में अब इकट्ठे रहने लगे थे और घर बनाकर रहने लगे थे। इस काल में कुंभकारी कृषि का आरंभ गर्त आवास, जिसे बुर्जहोम कहा जाता है। अब देखिए बुर्जहोम कहा नहीं जाता, बुर्जहोम से ये मिले हैं गर्तावास। इनके गर्तावास मीन्स गर्त आवास का मतलब यह है कि गड्ढे खोद कर, जैसे जानवर जो है बिल बनाकर अपना रहते हैं, उसी घर बना लेते हैं, उसी में अपना वास करते हैं, रहते हैं। उसी प्रकार से बुर्जहोम से कुछ स्थल मिले हैं जो बुर्जहोम
कहां से संबंधित है? कश्मीर से। तो वहां कुछ गर्तावास मिले हैं, मीन्स जमीन के अंदर खोद कर इन्होंने अपने घर को बनाया था। अंदर अंदर जमीन के अंदर रहने का अपना इनका सिस्टम था कि एक जगह से इनका प्रवेश करने का रास्ता था और जमीन के अंदर ही पूरा अपना रहने की पूरी व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी, घर जैसा बना रखा था। तो उसे गर्तावास कहा जाता है, जो बुझहोम से मिले। पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ है। कब्र में मानव के साथ कुत्ता जो दफनाया जाता था वो इस काल में हुआ कि कुत्ता ये लोग क्यों रखते थे? सबसे पहला पशु भी इन्होंने जो पाला वो कुत्ता ही है। सबसे पहला जो पशु पालन में सबसे पहले जो जिस पशु को इन्होंने पाला वो कुत्ता है, उससे इनकी बड़ी रक्षा होती थी। और मनुष्य जब मर जाता था तो उसके साथ कुत्ते को भी सुरक्षा के लिए दफनाया जाता था, ऐसा इनका मानना था। तो कब्र में मानव के साथ कुत्ता दफनाने के भी साक्ष्य इस काल में मिले हैं। बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, पोत निर्माण, ऊन के साक्ष्य, मीन्स ऊन का भी उपयोग करने लगे थे। स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण दृष्टिगोचर होता है। स्थायी जीवन रहने का मतलब यह है कि कहीं अपना घर बना लिया था इन्होंने और घर बनाकर ये रहना प्रारंभ कर दिए थे, और जिसमें परिवार के साथ ये स्थायी रूप से रहा करते थे। पहले जिस प्रकार से इनका जीवन भ्रमण करने का था और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, वो इन्होंने इस काल में खत्म कर दिया था। इन्होंने क्या किया, इस काल में खेती करना शुरू किया और एक स्थान पर स्थिर होकर रहना शुरू किया। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में धातुओं का भी उपयोग इन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब धातु का उपयोग नवपाषाण काल के अंतिम समय में हो गया था। सबसे पहले कौन सी धातु उपयोग में लाई गई? तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया वह तांबा थी। जिस समय मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का उपयोग प्रारंभ किया उसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। देखिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। ताम्र मीन्स तांबा और पाषाण मीन्स पत्थर, काल मीन्स समय। तो पाषाण काल तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब तांबे का उपयोग लोगों ने शुरू किया तो पत्थर के साथ तांबा, तो तांबा और पत्थर दोनों मिल गया कि दोनों तरह की चीजें उपयोग में लाई जाती थी। तो ताम्र पाषाण काल दोनों को मिलाकर कहा गया इस समय। इसे कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। अब ताम्र पाषाण काल का जो नाम है कैल्कोलिथिक, या कैल्कोलिथिक में किस धातु का उपयोग किया जाता था ऐसा भी हो सकता है, तो आप याद रखेंगे कि तांबा से संबंधित है कैल्कोलिथिक एज। अर्थात पत्थर और तांबे के उपयोग वाली अवस्था कैल्कोलिथिक का अर्थ होता है। भारत में ताम्र पाषाण काल की बस्तियों के प्रमाण दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहार एवं गिलुंड ये स्थल हैं राजस्थान से संबंधित। अब देखेंगे आप कि यहां पर जो है ताम्र पाषाण काल के बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा, कायथा, एरण से प्राप्त हुए हैं इनके अवशेष। पश्चिमी महाराष्ट्र, नवदा टोली एवं दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए हैं। तो देखिए यहां से ताम्र पाषाण काल की बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, ताम्र पाषाण काल से संबंधित औजार मिले हैं। आगे हम देखते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। फिर से इसका एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ताम्र पाषाण काल का अलग उसके बारे में, या लौह पाषाण काल का उसका अलग से समय आपको निर्धारित करके अलग से लंबा वीडियो बना देंगे कि आप अच्छे से उसको समझ पाए। चलिए आगे देखते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपने अभी देखा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन अब थोड़ा सा उससे बढ़कर आगे हम चलते हैं आद्य इतिहास, जिसे आद्य इतिहास के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा काल, देखिए आपने प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा कि इस समय लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये ऐसा काल है आद्य ऐतिहासिक काल कि इसमें क्या है, हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं
लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। अर्थात ये कहने का मतलब है कि जो लिखा गया है वो ऐसे संकेत वाले अक्षर हैं या ऐसे संकेत की लिपि है या जो भी उपयोग में उस समय लाया गया था, लेखन कला जो भी उस समय थी, उसको आज के जो विद्वान हैं या हम आप हैं उसको आज तक पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि ये क्या लिखा गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये आता है। तो चलिए देखते हैं हम पाषाण काल के पश्चात इतिहास का एक ऐसा भी काल था जिसके लिए लेखन के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन वह अभी तक पढ़े नहीं जा सके। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अंतर आपने देखा कि प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में अंतर क्या है। प्राक ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है या कुछ भी लिखित हमें नहीं मिला है या लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते रहे होंगे। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा समय है कि जिस समय लोगों ने लिखा तो, लेकिन उसको हम आज समझ नहीं पा रहे हैं या हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम सक्षम नहीं हो पाए हैं अभी उनकी लिपि को पढ़ने में। तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां जो है दोनों तरह के साधन मिल रहे हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। पुरातात्विक मीन्स जो उत्खनन करके हमें मिल रहा है और साहित्यिक मीन्स जो लिखित कुछ हमें मिल रहे हैं या चित्रकारी वगैरह कुछ जो हुआ है उनके साथ साथ कुछ लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। 3500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की सुविधा के लिए इस काल को दो भागों में बांटा गया। इतिहास लेखन की सुविधा के लिए, चूंकि ये भी काल लंबा हो जा रहा था, तो थोड़ा सा इसको जिस समय हमें जो चीजें ज्यादा मात्रा में मिली हो उनके आधार पर इनको हम अलग अलग काल में बांट देते हैं। तो देखिए ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल में इसे बांटा गया। दो भाग कौन कौन से हुए, ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का मतलब है उस समय तांबे से संबंधित चीजें उपयोग में लाई जाने लगी थी, इसलिए पाषाण काल तो था ही, पत्थर के औजार तो उपयोग में लाए जाते थे या पत्थर का उपयोग उस समय होता रहा था, लेकिन तांबे का भी उपयोग होने लगा था और धातु के रूप में उस समय सिर्फ तांबा ही अकेले था, इसलिए ताम्र पाषाण काल के नाम से उस काल को या उस समय को हम समझते हैं। 3500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का जो काल रहा है उसे हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्व चरण है। अब हड़प्पा सभ्यता की भी शुरुआत थी। इस काल में तांबे और पाषाण दोनों का उपयोग लोग उपकरण निर्माण में किया करते थे। तांबे के भी औजार बनाते थे या उपकरण बनाया करते थे और पत्थर के भी, इसीलिए इसका नाम ताम्र पाषाण काल पड़ा। अब आगे देखते हैं दूसरा जो काल है वो लौह काल में हमने इसको विभक्त किया, इतिहासकारों ने विभक्त किया। लौह काल का मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इस समय उपकरण जो बनाए जाते थे या उपकरणों का जो निर्माण किया जाता था उसमें ज्यादातर उपयोग लोहे का किया जाता था या लोहे का उपयोग भी प्रारंभ हो गया था। तो लोहे के उपयोग के प्रारंभ होने की वजह से जो लोहे का उपयोग लोग प्रारंभ कर दिए थे उपकरणों को बनाने में, इसलिए इस समय को कहा गया लौह काल, क्योंकि इसके पहले लोहे का उपयोग नहीं था। उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति कायम हुई। अब चित्रित मीन्स चित्र जिसमें बने होते थे और धूसर मीन्स इनका कलर ऐसा था जो सफेद और थोड़ा मटमैले रंग से मिलता जुलता था। धूसर रंग क्या था, भूरा या मटमैले रंग का, लेकिन पीलापन सफेद रंग लिए हुए। तो उस समय जो उपयोग में लाए जाने वाले मृद भांड मीन्स मिट्टी के बर्तन जो थे वो कैसे थे, चित्रित धूसर मृद भांड थे। तो उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति कायम हुई। जब उस समय
ऐसे मृदभांडों का उपयोग होने लगा था। तो इस मृदभांडों के आधार पर और लौह काल का जो था समय, इसके कारण उसको चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के रूप में भी हम जानते हैं। आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो देखिए, हमने अभी देखा प्राक ऐतिहासिक काल और आपने बीच में आद्य ऐतिहासिक काल देखा। आपने प्राक ऐतिहासिक काल में जिस समय कुछ हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाए थे जिस समय के, और आद्य ऐतिहासिक काल जिस समय लोगों ने लिखना तो सीख लिया था, लेकिन उस समय के लिखित साक्ष्य हमें तो मिल रहे हैं, हम उनको लेकिन पढ़ने में भी सक्षम नहीं हो पाए, हम उसे समझ नहीं पाए। तो थोड़ा सा यही आपको दिमाग में रखना है कि प्राग ऐतिहासिक काल मींस प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसा समय था जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला उस काल का, और आद्य ऐतिहासिक काल जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें हम जो भी उस समय इतिहास से संबंधित हमें कुछ चीजें मिली उनको हम पढ़ने में सक्षम हो गए, ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था। देखिए, यह भी बात आ गई, क्योंकि पहले मानव सभ्य नहीं था, सभ्य हो गया, अब वो घर बनाकर रहने लगा था, परिवार के रूप में रहने लगा था, कपड़े पहनने लगा था अपने शरीर को ढकने के लिए, तो काफी उसके अंदर जानकारी हो गई कि कैसे मुझे रहना है, रहन सहन उनका बदल चुका था, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि सभ्य बन चुका था। उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। इस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। प्राचीन भारत के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे क्या ऐतिहासिक काल के अंतर्गत? भाई, ऐतिहासिक काल में अब हम प्राचीन भारत के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राग ऐतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, संगम काल, गुप्त साम्राज्य, प्रमुख गुफाएं, स्तूप एवं चैत्य, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन काल। अब हर्षवर्धन काल के बाद का जो समय है, 600 ईस्वी के बाद का जो समय है, वो जो है, अच्छा, इसके बाद है अरबों द्वारा सिंध पर विजय। तो फिलहाल हर्षवर्धन काल तक का जो समय है ये प्राचीन इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जब मुस्लिमों का जब आक्रमण हुआ, अरबों द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त कर ली गई, फिर तुर्कों का आगमन हो गया, तो दिल्ली सल्तनत और आपका जो है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और आगे चलकर सल्तनत कालीन प्रशासन, आर्थिक सांस्कृतिक विकास तथा सामाजिक और धार्मिक अवस्था, भक्ति एवं सूफी आंदोलन उस समय भी हुए, उसको देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और कुछ प्रांतीय अन्य साम्राज्य भी थे। मुगल साम्राज्य जो लंबे समय तक रहा, मराठा शक्ति का अभ्युदय हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। सिख शक्ति का किस प्रकार से अभ्युदय हुआ उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मुगल कालीन प्रशासनिक कैसे उस समय रहन सहन, प्रशासनिक और सामाजिक आर्थिक संस्कृति उनकी कैसी थी, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है आधुनिक भारत। अब जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया, उसके बाद क्या हुआ, पेशवाओं की कुछ उपलब्धियां रही हैं और भारत में यूरोपियों का आगमन हो गया। मुख्य रूप से भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। फिर उसके बाद ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ। भारतीय शिक्षा किस प्रकार से उसमें परिवर्तित हुई, किस समय भारतीय शिक्षा में परिवर्तन आया, उदय और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, भारत में प्रेस का क्या इतिहास रहा है, भारत में अकाल नीति का भी विकास, अब भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था वगैरह हम पढ़ेंगे आगे आधुनिक भारत में। तो आप अभी पहले हमने इसमें प्राचीन भारत से संबंधित आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने इसमें दर्शा दिया है, और अब आगे आप इससे संबंधित जानकारी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।